नमस्कार प्रतियोगी मित्रों, आज आपकी मांग के अनुसार और आपकी इच्छा के अनुसार और आपके दृढ़ विश्वास, स्नेह और समर्थन के कारण मैं आपको एथिक्स की क्लास आज से उपलब्ध करा रहा हूं। थोड़ी सी आप एथिक्स के बारे में जान लीजिए कि एथिक्स की आवश्यकता क्यों है और एथिक्स आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण क्यों है और आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। कई बातें हैं। देखिए, आपके जीएस के 4th पेपर में एथिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरा का पूरा पेपर ही उसी का है और यह ऐसा प्रश्न पत्र है जिसके बारे में हमने पूर्व में कहा जाए तो 1 से लेकर कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक कुछ भी जानकारी हमें नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर जानकारी कुछ परिवार से, कुछ समाज से होती है कि नैतिकता क्या चीज है। थोड़ी बहुत जानकारी धीरे धीरे हम परिवार से, समाज से सीखते हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अभी तक कोई भी अध्ययन हमने प्रारंभ में एथिक्स के बारे में प्राप्त नहीं किया है। लेकिन यह आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि यह ऐसे टॉपिक से संबंधित है कि जो निश्चित रूप से एक दूरगामी प्रभाव आपके परिणाम पर, आपके रिजल्ट पर बनाए रखेगा। क्योंकि बात अगर कही जाए एथिक्स की तो 200 अंक का है और यूपी पीसीएस के पाठ्यक्रम में पहली बार शामिल हुआ है। और जैसा कि प्रश्न यूपीएससी में बनता आया है एथिक्स पर, वैसे बड़े प्रश्न और क्रिटिकल प्रश्न बनने की संभावना आपके यहां नहीं है। पहली बात तो आप एकदम स्पष्ट जान लीजिए। यूपी पीसीएस का एक ट्रेंड जो रहा है पूर्व में मुख्य परीक्षाओं का, उसके अनुसार अगर देखा जाए इसमें छोटी छोटी चीजों से जोड़ करके ही प्रश्न आपसे किया जाएगा। विशेष करके पाठ्यक्रम पर आधारित फोकस होकर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है। इसलिए हम आप इसके साथ साथ कुछ केस स्टडी पर भी चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको जो भी यहां पढ़ाऊंगा, जो भी आपको यहां बताऊंगा, वह अन्य कोचिंग संस्थानों से बहुत अलग होगा। यह आप देख करके, पढ़ करके, सुन करके अनुभव कीजिए। बस आपका कार्य यह है कि मेरे साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिएगा। आप अच्छा कर जाएंगे एथिक्स में। बहुत कठिन नहीं है, बस इसका बेस धीरे धीरे तैयार हो आपके दिमाग में। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को लेकर के हम चर्चा करते हैं कि नीति शास्त्र क्या है। प्रश्न बन सकता है आपके कमीशन एग्जाम में, एथिक्स क्या है। पहला क्वेश्चन ये उठा सकता है आपसे। तो थोड़ा सा इसके उत्तर पर जाने से पहले, यहां मैंने उत्तर को डायग्राम फॉर्म में लिखा है। इस पर जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनिए और समझिए नीति के बारे में, नैतिकता के बारे में। दोनों में अंतर होता है, उसकी चर्चा मैं किसी अन्य वीडियो में करूंगा कि नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या अंतर है। कई मेजर पॉइंट्स हैं, उसकी चर्चा मैं आपसे स्वयं करूंगा। लेकिन आज की जो चर्चा है बस इसी पर फोकस है कि नीति शास्त्र क्या है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। वो कहानी मैं जिसका भी नाम लूंगा, कोई जरूरी नहीं कि उसके जीवन की सत्य घटना है, बल्कि यह एक कहानी है। एक बालक है प्रवेश मिश्रा नाम का, और उसे खूब तेजी से भूख लगी हुई है और वह रात में प्रयागराज के सलोरी मोहल्ले में टहल घूम रहा है कि कहीं पर भोजन की व्यवस्था मिल जाती तो बेहतर हो जाता। ध्यान दीजिएगा, प्रवेश मिश्रा को भी इसे बहुत सीरियसली नहीं लेना है। यह एक कहानी मात्र है जिससे रोचकता आए थोड़ी सी आपको समझने में। और वो टहलते ही रहे कि उनको दिखाई पड़ गया कि बहादुर चाय वाले की दुकान खुली है, लेकिन मालिक सोया हुआ है और उसके गेट का ताला खुला हुआ है। अब वो उस दुकान के सामने पहुंचते हैं। भूख भी बहुत तेज लगी है। उनके दिमाग में आता है
कि मैं अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ खा लूं क्या इसमें से, क्योंकि काफी आइटम उसमें रखे हुए हैं। फिर दूसरी तरफ यह भी दिमाग में आता है कि बहादुर चाय वाले को जगा के बता दूं भाई आपका ताला बंद नहीं है, ताला बंद कर लो। मतलब दो स्थिति उसके सामने आ रही है। एक स्थिति वह है कि वह भूख से मजबूर है, भूख से परेशान है और कुछ खाना चाहता है, और दूसरी स्थिति यह है जो इसे अंदर से प्रेरित कर रही है कि नहीं यार ऐसा करो, मालिक को जगा दो, वो ताला बंद कर दे। अब यहां पे द्वंद्व की स्थिति है। अंदर की भूख चुरा करके या भूख लगी है तो खोल करके खाने के लिए प्रेरित कर रही है, और बचपन से सिखाई गई नैतिकता, बचपन से सिखाई गई ईमानदारी अंदर से प्रेरित कर रही है कि नहीं लेना चाहिए, जगा देना चाहिए। उस दुकानदार को जगा के बता दो कि आपकी दुकान का ताला खुला हुआ है, उसे बंद कर दो। ऐसी स्थिति में उसके सामने द्वंद्वात्मक स्थिति है, द्वंद्व में ही फंसा हुआ है। ठीक ऐसे ही हमारे आपके जीवन में भी द्वंद्वात्मक स्थिति कई बार पैदा होती है। अब निश्चित रूप से प्रवेश के सामने एक समस्या बनी है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इस द्वंद्व में फंसे हुए हमारे आपके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं आती हैं जब हम आप द्वंद्वात्मक स्थिति में फंसे होते हैं। और भी इस बातें हैं, आप देख सकते हैं, आप किसी बच्चे के पिता हैं या किसी बच्चे के मां हैं आप, और आपका बच्चा, आपकी बच्ची, बेटी भूख से परेशान है, और चोरी आपके सामने एक विकल्प है, चोरी करके आप खिला दो उसको। तो क्या अपने बच्चे के लिए, भूख से परेशान छोटे से बच्चे के लिए चोरी करना उचित है कि अनुचित है? एक द्वंद्व की स्थिति है, निश्चित रूप से द्वंद्वात्मक स्थिति है। एक शातिर चोर बैंक मैनेजर के पास पहुंचे और पूछे कि साहब इसकी चाबी आप कहां रखते हैं, मुझे बता दीजिए। उनका वहां पे सत्य बोलना उचित है या अनुचित, एक द्वंद्वात्मक स्थिति है। निश्चित रूप से द्वंद्वात्मक स्थिति बनती है। कोई बदमाश किस्म का व्यक्ति किसी अच्छे इंसान की पीछा किया हुआ है हत्या करने के लिए, और आपको पता है कि वह अच्छा इंसान कहां है, और यदि आप बता देते हैं तो उसकी जान जा सकती है। नहीं बताते हैं, आप कहते हैं आपको पता भी है, आप झूठ बोलते हैं, तो झूठा होने का इल्जाम। मतलब यहां पे भी उचित अनुचित का एक द्वंद्व हमारे सामने खड़ा होता है। ऐसे द्वंद्वात्मक स्थिति में नीति शास्त्र हमें यह बताता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। चूंकि ये स्थिति परिस्थिति पे भी निर्भर करती है। हो सकता है किसी स्थिति परिस्थिति में कोई चीज उचित हो और किसी स्थिति परिस्थिति में कोई चीज अनुचित हो। चूंकि किसी के लिए कोई चीज उचित हो सकती है, किसी के लिए अनुचित हो सकती है। अब थोड़ा सा नीति शास्त्र की तरफ मैं आपको डाइवर्ट कर रहा हूं। आपने बालक देखे होंगे, बच्चे हैं घर में, बेटा हो बेटियां छोटे छोटे, ये कैसे आखिर जानते हैं क्या उचित है, क्या अनुचित है? आखिर क्या चीज इनके दिमाग में आता है, कहां से निर्धारण करते हैं कि क्या चीज राइट है, क्या चीज रॉन्ग है? क्योंकि ये परिवार में रहते हैं, ये परिवार के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। ये परिवार से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, संगति से सीखते हैं, मित्रों से सीखते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, आध्यात्मिक कार्यक्रमों से सीखते हैं, दंड और पुरस्कार से भी सीखते हैं। दंड मिलता तो उनको लगता कि ये काम गलत है, पुरस्कार मिलता तो लगता नहीं ये काम ठीक है। मतलब ये उचित अनुचित जो सीखते हैं, ये दंड, पुरस्कार, परिवार, संगति,
और मित्रों के माध्यम से सीखते हैं। और जैसे जैसे इनके आयु का उम्र का विकास होता है, इनका विवेक और ज्ञान दोनों ही बढ़ता है। विवेक और ज्ञान दोनों बढ़ने के कारण इनमें नैतिकता और नैतिक चेतना का विकास होता है, जिसके आधार पर ये निर्णय करने का प्रयास करते हैं क्या चीज उचित है, क्या अनुचित है। मित्रों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मानव जीवन संवेगात्मक और बौद्धिक पक्ष का एक समन्वय है, कॉम्बिनेशन है। किसका? ध्यान दीजिएगा, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्ष का। कैसे? संवेगात्मक जो फीलिंग्स है कभी कभी हमें अपने अकॉर्डिंग ले जाती है। अब जो मैंने कहानी बताई थोड़ी सी उस पर आप ध्यान डालिए कि प्रवेश मिश्रा का मन अंदर से कह रहा है कि मैं अंदर रखे हुए आइटम को खा लूं। सामयिक जो पक्ष है, संवेगात्मक पक्ष है, वो काम कर रहा है, लेकिन बुद्धि घुमा रही, नहीं बता देना चाहिए, सही है। तो ये जो मानव जीवन है ये संवेगात्मक और बौद्धिक पक्ष का समन्वय है। संवेग हमें किसी दूसरी तरफ ले जाता है, तो बुद्धि हमें नियंत्रित करती है, हमें निर्देशित करती है और हमें दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करती है। मित्रों, इस संवेगात्मक और बौद्धिक पक्ष के समन्वय के कारण ही कई बार द्वंद्वात्मक स्थिति आ जाती है। व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित, इसमें भी द्वंद्वात्मक स्थिति होती है ना, कि मैं अपना व्यक्तिगत हित देखूं कि सामाजिक हित देखूं, तात्कालिक क्षणिक लाभ देखूं कि व्यापक दीर्घकालिक लाभ देखूं मैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमें अपने कर्तव्यों के अनुपालन में द्वंद्व की स्थिति का सामना करना पड़ता है। हम नहीं समझ पाते हैं क्या मुझे करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, क्यों करें, तमाम समस्याएं आती हैं। आप इस बात से भी अवगत हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कारण उसकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ उसके उद्देश्य हैं, कुछ उसके स्वार्थ हैं। और जब इनमें भेद और विरोध की स्थिति आती है तो इनमें आपस में संघर्ष होता है। इच्छाओं आकांक्षाओं के कारण ही, स्वार्थों के कारण ही, उद्देश्यों के कारण ही संघर्ष का जन्म होता है। और ऐसे में हमारा व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण जो सामाजिक जीवन है निश्चित रूप से जीना कठिन हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, छिन्न विच्छिन्न हो जाता है। तो इसी तरह की समस्याओं से आपको एक समाधान देने के लिए, इसी प्रकार की समस्याओं से आपको उबारने के लिए हमें एक शास्त्र की आवश्यकता महसूस हुई, और उस शास्त्र का नाम क्या है? नीति शास्त्र। इसी द्वंद्व की स्थिति को समाप्त करने के लिए आवश्यकता पड़ी। अब थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि आप एक प्रशासनिक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, और ध्यान दीजिए प्रशासनिक ऑफिसर के लिए एथिक्स की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप इसको पढ़ के देखिएगा, आपके अंदर आपका जो व्यक्तित्व का विकास होगा इतना जबरदस्त होगा कि आप में एक चमत्कारिक परिवर्तन खुद आ जाएगा। क्योंकि एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए आपको एथिक्स का अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी जब अपने कार्यक्षेत्र में होता है तो उसे विभिन्न विषम परिस्थितियों का और दुविधापूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे सामने द्वंद्वात्मक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे समय में निश्चित रूप से उसे अपने स्वविवेक के आधार पर निर्णय लेना होता है। भाई आप ऑफिसर है ना, किसी क्षेत्र में है, कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। अब थोड़ी आप रजिस्टर पलटेंगे, नहीं यार देखो किस कानून के तहत कौन सा है, किस नियम के तहत कौन सा है। तो नियम और कानून से कभी कभी हट करके भी और कभी कभी जुड़ करके भी हमें स्वविवेक से फैसले लेने होते हैं, और वह फैसला ऐसा है जिसके कारण एक प्रशासनिक ऑफिसर की सत्यनिष्ठता की, ईमानदारी की, सामयिक बुद्धि की, निर्णय क्षमता की परख होती है, मूल्यांकन होती है। चूंकि एक प्रशासनिक ऑफिसर जो निर्णय लेता है उसके अच्छे और बुरे परिणाम के लिए, चाहे वो अच्छा परिणाम दे चाहे बुरा, वही प्रशासनिक ऑफिसर ही जिम्मेदार होता है, जवाबदेह होता है।
चूंकि वह निर्णय तो व्यक्तिगत लेता है, लेकिन उसके उस व्यक्तिगत निर्णय के माध्यम से जिस कार्य क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है वहां का समाज अवश्य प्रभावित होता है। इसलिए एक प्रशासनिक ऑफिसर को कैसे कार्य करना चाहिए, क्या उसकी नीतियां हो, कैसे अपने स्वविवेक का प्रयोग करे, नीति शास्त्र उसका सशक्त माध्यम होता है। अब आइए थोड़ा सा फोकस करें कि नीति शास्त्र है क्या। वास्तव में नीति शास्त्र यूनानी शब्द इथोस या इथिया से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका सामान्य अर्थ होता है रीति रिवाज, प्रचलन, आदत। और यह नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, जिसे हम नीति विज्ञान के नाम से जानते हैं और जिसे हम मानकीय विज्ञान कहते हैं। ये मानकीय विज्ञान क्यों कहते हैं भाई इसे? क्योंकि ये मानक बताता है, मानक देता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। इसीलिए चूंकि एक मानक देता है, स्टैंडर्ड देता है आपको, इसीलिए इसको मानकीय विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए थोड़ा सा इसका आरंभिक स्वरूप जानें। प्रारंभ में हम रीति रिवाज, आदतों या अभ्यासों के विज्ञान के नाम से इसे जानते थे। ये रीति रिवाज, आदत, अभ्यास का मतलब जिसकी जो प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कुछ लोग अपशब्द बहुत प्रयोग करते हैं बात बात में, कुछ लोग अपने बात में, अपने कार्य में बहुत ज्यादा जवाबदेह है, कार्यशील होते हैं, ईमानदारी के प्रति, सत्यनिष्ठा के प्रति जो भी कार्य हो। तो आरंभिक स्वरूप यह कहता है कि हमारा नीति शास्त्र आरंभिक स्वरूप में रीति रिवाज, आदतों या अभ्यासों का विज्ञान था। मतलब जो कार्य हमारे रीति रिवाज और परंपरा के अनुकूल होते थे उनको हम नैतिक मानते थे, और जो कार्य हमारी नैतिक परंपरा और हमारे रीति रिवाज के प्रतिकूल हो, मतलब अनुकूल ना हो, उनको हम मानते थे अनैतिक। ये प्रारंभ का दौर था। अब रीति रिवाज चाहे भले ही रूढ़ता से जुड़ी हो, अंधविश्वास से जुड़ा हो, लेकिन हम ये मानते थे कि हमारे रीति रिवाज परंपरा के अनुसार है, अनुकूल है तो यह नैतिक है, इसके प्रतिकूल है तो यह अनैतिक है। लेकिन वर्तमान स्वरूप में थोड़ा सा व्यापक बदलाव आया इसमें। वो व्यापक बदलाव क्या है? आज यह रीति रिवाज, आदतों या अभ्यासों तक सीमित नहीं रहा, यह परंपराओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि परंपरा, रीति रिवाज का निर्वहन वहीं तक करना है। एथिक्स कहता है कि हम परंपरा, रीति रिवाज का निर्वहन वहीं तक करेंगे जहां तक वह मानवता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता के सामाजिक राजनीतिक आदर्शों के विपरीत न हो। शुरुआत में तो यह था कि चाहे समानता का उल्लंघन करे, चाहे मानवता का उल्लंघन करे, लेकिन अगर रीति रिवाज परंपरा के अनुकूल है तो नैतिक, और नहीं है तो अनैतिक। लेकिन बाद में इसमें जोड़ा गया कि अगर वह मानवता का, समानता का, स्वतंत्रता का, न्याय का, बंधुता का कहीं पर उसका उल्लंघन कर रहा, उसके आदर्शों के विपरीत है, तो उसे हम नहीं फॉलो करेंगे। हम उसी रीति रिवाज परंपरा को फॉलो करेंगे जो इनका समर्थन कर रहा हो। वास्तव में इसने एक मानक बना दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया। नीति शास्त्र का क्षेत्र व्यक्ति, समाज, शासन, राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं समाधानों तक विस्तारित हो चुका है। आज तक व्यापक क्षेत्र बन चुका है। व्यक्ति भी इसमें शामिल है, समाज भी शामिल है, राष्ट्र भी शामिल है, साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध और समाधान भी इसमें शामिल है। आज हम अपने सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय संबंध और समाधान अपनी नीति के अनुसार निर्धारित करते हैं, उचित अनुचित के अनुसार निर्धारित करते हैं, मानक के आधार पर निर्धारित करते हैं। मैंने कहा कि नीति शास्त्र एक आदर्शवादी विज्ञान है। हो सकता है आपसे प्रश्न कर दे, घुमा के स्पष्ट कीजिए कि नीति शास्त्र एक आदर्शवादी विज्ञान है। क्यों विज्ञान है भाई आदर्शवादी? क्योंकि यह बताता है कि किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए,
क्या अनुचित है, क्या उचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। यह एक मानक का निर्धारण करता है जिसके आधार पे हम निर्णय लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं और अपनी स्थिति परिस्थिति को जानने का प्रयास करते हुए हम सही डिसीजन पर, सही निर्णय पर पहुंचते हैं। यह नीति शास्त्र यह नहीं बताता कि मनुष्य कब और क्या करता है, यह नहीं बताता, ध्यान दीजिएगा। नीति शास्त्र यह नहीं बताता कि मनुष्य कब और क्या करता है, बल्कि नीति शास्त्र यह बताता किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा डेफिनेशन देखें। विलियम लिली साहब ने कहा है, इनकी डेफिनेशन पर जाने से पहले एक बात तो जान लेना अच्छा है कि मनुष्य के सभी कर्म शुभ या उचित नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। मनुष्य के सभी कर्म शुभ या उचित नहीं होते। थोड़ा सा इसी के बारे में विलियम लिली साहब ने कहा है, डिफाइन किया है नीति शास्त्र को, कि नीति शास्त्र मानक की व्याख्या करता है। किसके मानक की व्याख्या करता है? जिसके आधार पर हम निर्णय देते हैं कि व्यक्ति का कर्म उचित है या व्यक्ति का कर्म अनुचित है। मतलब नीति शास्त्र ऐसे स्टैंडर्ड का एक्सप्लेनेशन करता है, व्याख्या करता है, ऐसे स्टैंडर्ड के बारे में बताता है जिसके आधार पर हम डिसीजन देते हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या उचित है, क्या अनुचित है। मैके जी के परिभाषा पे आते हैं। मैके जी परिभाषा में जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि सत्य या शुभ जीवन के परम आदर्श है। सत्य का मतलब ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब सत्य, शुभ का मतलब गुड। सत्य और शुभ मानव जीवन के परम आदर्श हैं। मैके जी ने उसी के अनुसार डिफाइन करने का प्रयास भी किया कि व्यवहार में सत्य या शुभ का अध्ययन ही नीति शास्त्र है। मतलब अप्लाइड में, व्यवहारिक जीवन में सत्य या शुभ का जो अध्ययन हम करते हैं उसी का नाम क्या है? नीति शास्त्र है। बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन मैके जी साहब ने दिया है कि व्यवहार में सत्य या शुभ का अध्ययन ही नीति शास्त्र है। अब क्लैरिफिकेशन मैंने दिया है। स्पष्ट है नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों, ऐच्छिक कर्म कौन है अभी मैं चर्चा करूंगा, आचरण एवं चरित्र का, मनुष्य के आचरण ही उसके ऐच्छिक कर्म है, मनुष्य के चरित्र ही उसके ऐच्छिक कर्म है। मतलब जिसे वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है, जिसे वह संकल्प स्वातंत्र के माध्यम से करता है, जिसे वह जानबूझ करके करता है, जिसे वह सोच समझ के करता है, उसी का नाम ऐच्छिक कर्म है। जिसे हम सोच समझ के करें, जानबूझ के करें, स्वतंत्र इच्छा से करें, स्वतंत्र संकल्प से करें, उसी का नाम क्या है? नीति शास्त्र है। ध्यान दीजिएगा। मतलब ऐच्छिक कर्मों का कुछ सिद्धांतों, नियमों एवं मानकों के आधार पर उचित अनुचित, शुभ अशुभ के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है। अब ये ऐच्छिक कर्म, जैसे आप दान दे रहे हैं, ऐच्छिक कर्म है। आप जान रहे हैं कि मैं दान दे रहा हूं, तो ये जानबूझ के आप कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि अनैच्छिक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, नीति शास्त्र कभी भी अनैच्छिक क्रिया का मूल्यांकन नहीं करता। भाई छींक आ जाए आपको तो उसका मूल्यांकन थोड़ी करेगा। आप सांस ले रहे हो, उसका मूल्यांकन नहीं करता। मतलब सांस लेने का, छींकने का या अनैच्छिक क्रियाएं हैं, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, इनका मूल्यांकन नीति शास्त्र नहीं करता। नीति शास्त्र ऐच्छिक कार्यों का मूल्यांकन करता है, उनका मानक तैयार करता है। इसे मैंने लिखा है कि ऐच्छिक कर्मों का कुछ सिद्धांतों, नियमों, मानकों के आधार पर, जैसे कुछ मानक हैं, कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उनके आधार पर उसके औचित्य पर, उसके अनौचित्य पर बात करता है, उचित अनुचित पर बात करता है, शुभ अशुभ पर बात करता है, के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है। और यह ऐच्छिक कर्म दो प्रकार के, एक सचेतन, एक अभ्यासजन्य, जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा विस्तार से। लेकिन जानते रहिए कि ऐच्छिक कर्म दो प्रकार के हैं, एक तो सचेतन है, दूसरा अभ्यासजन्य है।
और ये ऐच्छिक कर्म संकल्प स्वातंत्र के माध्यम से होता है। इसमें स्वतंत्र इच्छा आवश्यक होती है, स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से ही संपन्न होता है। हमें लगता है कि आपको नीति शास्त्र क्या है बखूबी खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझिएगा, और जो भी किताब आपके पास हो उससे पढ़ते चलिएगा। और यदि मेरे तरफ से आप किताब की जानकारी चाह रहे हो तो आप क्रॉनिकल पब्लिकेशन का लेक्सिकॉन ले सकते हैं या सुब्बा राव की किताब ले सकते हैं। दोनों किताब ठीक ठाक कंडीशन में है, किसी में पूरा पाठ्यक्रम ढंग से व्यवस्थित नहीं समझाया गया है, इसलिए किसी एक पुस्तक को आधार बना लीजिए आप। बाकी मैं आपको मटेरियल और लेक्चर उपलब्ध कराऊंगा यहाँ से, कि आपको यहाँ से आसानी से जानकारी मिलती रहेगी और आपका कॉन्सेप्ट बढ़ता रहेगा। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है, निश्चित रूप से आपको नीति शास्त्र क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।